नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज हम वापस करने वाले हैं आपकी हिंदी राजस्थान एलडीसी हाईकोर्ट के लिए हिंदी एमसीक्यू व्याकरण वाले। ठीक है, तो व्याकरण से ही प्रश्नोत्तरी करनी है, साहित्य वाले प्रश्न नहीं करने हैं। इससे पहले ना आप लोगों का बैच चल रहा था राजस्थान वाले, वहाँ पर हम साहित्य वाले प्रश्न भी कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल हम एमसीक्यूज कर रहे हैं व्याकरण वाले ही। तो एमसीक्यूज कैसे लगते हैं आपको व्याकरण वाले, चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब कुछ सामान्य सी जानकारी। अच्छा, आप लोग को बताया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन होता है, तो अगर आप लोग रेगुलर क्लास में मौजूद रहते हैं तो 1-2 मिनट स्टार्टिंग के स्किप कर सकते हैं, जो संबोधन वाला रहता है, जिसमें हम सब लोगों के नाम देखते हैं, यहाँ कौन कौन क्लास में मौजूद है, कौन रेगुलर है, कौन कौन नए बच्चे आए हैं। तो उतना आप लोग चाहें तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो सामान्य जानकारियाँ होती हैं ना, उन्हें तो देखा ही करें, वो बहुत ज़रूरी होती है कि भाई एग्ज़ाम क्योंकि नज़दीक है, एकदम सर पर है, तो हम किस किस हिसाब से तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कौन कौन सी गलतियों से किस किस हिसाब से बचा जाए, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जो भाई होते ही होते हैं एग्ज़ाम में, और हम किस हिसाब से कोशिश करें तो एकदम उन्हें कम कर सकते हैं। तो भाई गलतियाँ होती ही होती हैं, ठीक है, गलतियों का काम ही है होना, लेकिन हम फिर भी कोशिश करें तो थोड़ा सा उनकी संख्या कम कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। वापस आते हैं क्लास में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आज वाले प्रश्न थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, फिर वही 6-7 वाले रेशियो में प्रश्न रखे गए हैं। आपको एक विषय से लगातार मिलेंगे 6 से 7 प्रश्न। तो आज के प्रश्न कैसे लगे भाई? प्रश्न सॉल्व करने के बाद तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। चलिए, सबसे पहले कुछ सामान्य सी जानकारी। रिजल्ट गुरु का ऑफिशियल ऐप मिलेगा कहाँ पर? प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ये ऐप मिल जाएगा आपको, वहाँ पर रिजल्ट गुरु के नाम से ही सर्च करेंगे, ऐप मिलेगा। ऐप में ईमेल या फ़ोन नंबर डालें, लॉगिन कर लीजिए, कोई भी मनपसंद का पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन करके फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, डेली क्विज़ मिल जाएंगे। लाइव टेस्ट और डेली क्विज़ फ़ायदा देते हैं बहुत ज़्यादा जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो रिवीजन के लिए थोड़े महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि एग्जाम सर पर है तो साइड में आप पढ़ाई करते रहिए, ऐप पर जाइए, लाइव टेस्ट दीजिए, डेली क्विज दीजिए। एक चीज़ आपको और मिलेगी, क्या? मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ। जीके जीएस के तो भाई दोनों ही भाषाओं में मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो वो फ़ायदा अलग ही रहेगा कि आपको हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों के ही, मतलब सीधे सीधे कहें तो सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब हिंदी अंग्रेजी क्लास में चल ही रहा है, यहाँ पर जाएँ मॉक टेस्ट भी दे दें, थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ पर क्लास में फ़ायदा क्या होता है? हम प्रश्नों को करते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं। यहाँ अगर इसका आंसर बी है तो बी क्यों है, इसका आंसर सी है तो सी क्यों है, अगर हम बी लगा रहे हैं तो बी में गलती कहाँ आ रही है। लेकिन अगर आपको कॉमन कॉमन चीज़ें पता है ना, तो मॉक टेस्ट थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देगा आपकी, तो मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते रहें। आगे देखेंगे तो हमारा फेवरेट सेक्शन शुरू होता है डेली रिजल्ट गुरु का जट। यहाँ पर आपको 300 से भी ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं। पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ते रहिए। कोई समस्या आती है तो फिर से कमेंट करके बताएंगे, कोई दिक्कत है तो फिर भी भाई हम तो मौजूद हैं आपके साथ। वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, इस स्लाइड का तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, बेहतर रहेगा। स्लाइड का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तेलुगु किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उड़ीसा के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो सीधे सीधे इन चैनल्स पर जाइए। यूपी एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु पर जाएं, वेस्ट बंगाल रिजल्ट गुरु पर जाएं, यूके एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु पर जाएंगे तो आपको इन्हीं चैनल्स पर आपके एजुकेटर मिल जाएंगे, जो आपकी रोज़ रोज़ की क्लासेस करवा रहे हैं। यहाँ से आपकी पूरी तैयारी पूरी हो जाएगी, और आप ना यहाँ से अपना वो मनपसंद एजुकेटर भी चुन सकते हैं कि हाँ ठीक है, इन एजुकेटर से हमने पढ़ी ये भाषा तो ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आई, इन एजुकेटर से हमने साइंस पढ़ी, बहुत अच्छे से समझ में आई। तो आपको हर विषय के 2 से 3 एजुकेटर भी मिल रहे हैं। तो भाई जिनसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है उनसे पढ़ें और खूब ज़्यादा क्लासेस करते रहें। प्रश्नोत्तरी का कलेक्शन जितना ज़्यादा रखेंगे ना, पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। चलें, अब आ गई भाई प्रश्नों की बारी। देखें और बताएं, इनमें से सही शब्द कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न ही है आपका शब्द शुद्धि वाला। देखना और बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका सही है। चलिए, क्या जलूस सही है, आप्लावित सही है, पारितोषक सही है, या अतिशयोक्ति सही है? इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध होगा? कमेंट करना है और बताना है। तो जुगाड़ कर लिया जाए आप लोगों के कमेंट देखने का, फिर उसके बाद क्लासेस शुरू, ठीक है। जलूस, क्या जलूस सही होता है या जुलूस सही होता है? हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? जुलूस कहते हैं। सरकार अगर कुछ गलत काम करती है तो जनता क्या निकालती है? जुलूस निकालती है ना। जुलूस होता है आपका शुद्ध शब्द। अच्छा, आप्लावित देखकर तो सही लग रहा है। क्या पारितोषक होता है या पारितोषिक? आपको इनाम दिया जाता है ना जब आप कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, स्कूल में खासकर आपने ध्यान दिया होगा, जब आप कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको पारितोषिक दिया जाता है, पारितोषक नहीं पारितोषिक। तो वो वाला पारितोषिक भी सही है। अब बचा क्या? अतिशयोक्ति होता है या अतिशोक्ति होता है?
समाज में कही जाती हैं। अलंकार में भी आपको मिलता है अतिशोक्ति अलंकार। तो कुछ ऐसी उक्तियां होती हैं जिन पर सीधे सीधे भरोसा नहीं होता, उन उक्तियों को अतिशयोक्ति कहा जाता है। ठीक है, उक्ति से ही बना हुआ है। उक्ति अर्थात कथन, अतिशयोक्ति। ठीक है, और अलंकार में आपको अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से मिल जाएगा। अब आपका बचा एक ही शब्द आप्लावित, ये वाला शुद्ध है, बाकी समय मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यानिवास मिश्र, पूछा हुआ प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि विद्यानिवास मिश्र का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा। देखना है और बताना है कौन सा रूप शुद्ध है इनमें से। विद्यानिवास मिश्र का कौन सा वाला रूप शुद्ध होगा, कमेंट करके बता सकते हैं। चलें, ठीक है, इनमें से देखें और बताएं विद्यानिवास मिश्र का शुद्ध रूप कौन सा है। क्या विद्यानिवास मिश्र शुद्ध है, क्या विद्यानिवास मिश्र शुद्ध है, विद्या या फिर विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का शुद्ध रूप क्या होगा। अच्छा ध्यान दें, मिश्र जो लिखा हुआ है, दो जगह ये जो मिश्र लिखा है ना एकदम अशुद्ध है। मिश्र हम कैसे लिखते हैं, श्र लिखना आता है ना आपको, ये वाला श्र, सीधे सीधे यही प्रयोग हो जाएगा। मिश्र ये वाला शुद्ध है, बाकी सब है मिश्र। विद्यानिवास मिश्र डी वाला सही, बाकी सब में मिस्टेक है। इनमें से देखें और बताएं सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। क्या नृत्यांगना शुद्ध है या अशुद्ध है, पूजनीय शुद्ध है या अशुद्ध, केंद्रीकरण शुद्ध रूप है या फिर अशुद्ध रूप है, शुभेच्छु कैसा शब्द है, शुभ की इच्छा करने वाला, क्या शुभेच्छु कहलाएगा या नहीं। प्रश्न देखें और उत्तर बताएंगे इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखें और कमेंट करके बताएं। नृत्यांगना सही है, पूजनीय सही है, केंद्रीकरण सही है या फिर शुभेच्छु सही है। कौन सा रूप आपका शुद्ध होगा। चलें, सबसे पहले क्या पूछा गया है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ये जो सीधे सीधे कहें तो साहित्यिक होता है ना, साहित्य से जुड़ा रहने वाला साहित्य कहलाता है। अच्छा, आपके भारत में भी कुछ है ना भारतीय नृत्य जिन्हें हम कहते हैं। अब उन नृत्यों को कहने वाली करने वाली स्त्री या ठीक है या करने वाला क्या कहलाएगा, नृत्यांगना कहलाएंगी ना। तो नृत्यांगना होगा या नृत्यांगना होगा। पहले तो आपका शब्द क्या आएगा, नृत्यांगना, ये वाला शुद्ध है। अच्छा, पूजनीय खूब पूछा गया है भाई, पूजनीय नहीं पूजनीय शुद्ध होता है। और आपका ये पूज्य, पूज्य शब्द इस हिसाब से लिखा जाएगा, पूजनीय लिखना है तो बी वाला शुद्ध होगा। अच्छा, केंद्रीकरण देखें तो केंद्रीकरण का शुद्ध रूप कौन सा होगा। क्या केंद्रीकरण सही है या गलत है। केंद्रीकरण तो एकदम सही लिखा हुआ है। अच्छा, शुभ की इच्छा रखने वाला, शुभेच्छु, शुभेच्छु होगा या शुभेच्छु होगा। शुभ की इच्छा रखने वाला ना शुभेच्छु कहलाएगा। तो शुभ से याद रखें, काम चल जाएगा। शुभ की इच्छा रखने वाला शुभेच्छु। आगे देखें, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। प्रश्न देखेंगे और बताएंगे सही वर्तनी वाला शब्द है। अरे भाई एक चीज और ठीक कर लीजिएगा, हाँ, छ पर छोटे की मात्रा होगी, शुभेच्छु, शुभेच्छु कहता है ना, तो छ पर छोटे की मात्रा। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से फिर से बताना है। अंतर्द्वंद सही है, अंतर्देशीय सही है, अंतर्राष्ट्रीय सही है, अंतर्भाव सही है। अच्छा, एक ट्रिक बताते हैं, इस प्रश्न की ट्रिक है, मतलब ट्रिक भी नहीं, सीधे सीधे तो हिंट देते हुए चलते हैं आप लोगों को। इनमें से अगर आपसे पूछा जा रहा है ना कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बस र का स्टेज याद रखिएगा कि र कहाँ लग सकता है। अगर हमने कहा अंतर्द्वंद, ठीक है, तो र का उच्चारण कहा हुआ अंतर, त के बाद र का उच्चारण हुआ ना, तो त पर र की मात्रा लगेगी या त के बाद, कहाँ पर आना चाहिए था ये र, अंतर्द्वंद ना भाई यहाँ पर, और इस हिसाब से आधा ना चाहे यहाँ पर लगा लीजिए चाहे अनुसार यहाँ लगा दें। अंतर्द्वंद ये वाला रूप शुद्ध है। इस हिसाब से अंतर्देशीय, त के बाद फिर र का उच्चारण हुआ, तो त के बाद वाले वर्ण पर आ जाएगा आपका र वाली मात्रा, अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय का भी वही हाल है भाई, अंतर्राष्ट्रीय र पर आपकी र वाली मात्रा। एक और रूप मिलता है आपको अंतर्राष्ट्रीय वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय, इसे भी कहीं कहीं शुद्ध माना जाता है। इस वाले रूप में फिर भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स मानकर चलते हैं हम, लेकिन कई जगहों पर ये वाला रूप भी शुद्ध माना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय। बाकी ये इस वाले अंतर्राष्ट्रीय के साथ जाएंगे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं। अंतर्भाव, अब ता के बाद र का उच्चारण हुआ, ता के बाद र लिखा भी हुआ है, तो ये वाला र सही है, बाकी हर जगह मिस्टेक है। अंतर्भाव एकदम सही लिखा है, बाकी सब में है गलती, ठीक को ठीक कर लें। अगला प्रश्न देखें, पूछा गया है शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। क्या द्वंद्व सही है, क्या द्वंद्व सही है, द्वंद्व सही है या फिर द्वंद्व सही है।
द्वंद्व समास में भी पढ़ा है ना आपने, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो जाए वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं बार बार माता पिता, कौन सा समास है? तो भाई द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लिखा हुआ है, योजक चिन्ह लगा है। तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व अर्थात क्या? बीच में टकराहट वाली स्थिति। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो टकराहट वाली स्थिति होती है ना, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर वैसे आपसे सीधी सीधे द्वंद्व की शुद्धता पूछी थी, तो ए वाला रूप आपका द्वंद्व वाला शुद्ध होगा। छठा प्रश्न देखें और बताएं कौन सा रूप शुद्ध है। शब्द शुद्धि वाला ही प्रश्न है पहला। छठा प्रश्न देखें और बताएं कौन सा रूप शुद्ध होगा। क्या अनुशासन सही है? क्या अनुशासन सही है? अनुशासन सही है? अनुशासन सही है? ठीक है, उच्चारण पर नहीं जाएंगे, अपने हिसाब से बताइए। अनुशासन, एक बार हमने कहा अनुशासन सही है। 7 सेकंड होंगे आपके पास, आपको बताना है अनुशासन का शुद्ध रूप कौन सा है। क्या अनुशासन सही है? अनुशासन सही है? अनुशासन सही है? अनुशासन सही है? अच्छा, शासन लिखना आता है ना आप लोगों को? शासन लिखना आता है? अब गेस कर लें अनुशासन में कौन सा वाला रूप शुद्ध होगा। 7 सेकंड का समय है आपके पास, समय समाप्त। ठीक है, अब बताना था अनुशासन का शुद्ध रूप क्या होगा। शासन लिखना आता है तो काम ही खत्म। अनु उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है। अनुशासन, कभी उपसर्ग प्रत्यय में पूछे तो भी आपका अनुपसर्ग होगा। 7वां प्रश्न, 7वें से प्रश्न चेंज हुए ना। घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। बहुत प्यासा होना के लिए हम घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। बहुत अनुभवी होना के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत मेहनती होना या इनमें से कोई नहीं। कि घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोचें और बताएं। आपके बड़े बूढ़े कहते हुए चलते हैं ना कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, हमने घाट घाट का पानी पिया है। मतलब क्या निकलता है उनके कहने का कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि हमने अलग अलग जगह पर काम किया है, अलग अलग स्थितियों से परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं। तो हम क्या हैं? बहुत प्यासे हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत मेहनती हैं, इनमें से कोई नहीं। वही 7 सेकंड का समय, आपको बताना है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। फिर लोकोक्ति मुहावरे में अंतर क्या होता है। लोकोक्ति पूरा का पूरा आपका वाक्य होंगी, और मुहावरा देखें तो मुहावरा पूरा का पूरा वाक्य नहीं है, मुहावरे में आपको वाक्यांश दिखाई देता है। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत प्यासा होना, अनुभवी होना, मेहनती होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। और ये मेहनती होने के लिए हम वो प्रयोग करते हैं ना, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, एकदम मेहनतकश होना, कोल्हू का बैल होना। इनमें से कौन सा मुहावरा, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? आग लगाना सही है या गलत है? आग उगलना सही है या गलत है? आग बुझाना सही है या गलत है? आग में घी डालना सही है या गलत है? आपको देखना है और बताना है इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। कमेंट करें और बताएं। आग लगाना, आग उगलना, आग बुझाना, आग में घी डालना, क्या होगा? जो मुहावरा नहीं है, आग लगाना, हम कहते हैं ना कि पड़ोस वाली आंटी है, जब देखो आग लगाने वाला काम करती हैं। आग लगाना मतलब झगड़ा करवाने वाला। आग उगल रही हैं, फिर हो सकता है रिश्तेदारों के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, या फिर आप प्रयोग करते हैं पड़ोसियों के लिए कि भाई हाँ पड़ोस में ये भैया जी हैं, खाली आग उगलने वाला काम करते हैं, मतलब बुरा बुरा बोलने वाला। आग में घी डालना, फिर वही कोई गुस्सा है और उसके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन आग बुझाना भाई कोई मुहावरा नहीं होता, बाकी सारे मुहावरे हैं, ये आपका मुहावरा नहीं होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताएं क्या होगा। कि चमड़ी चली जाए, सीधे सीधे आपकी स्किन चली जाए, लेकिन एक पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। खासकर जो लोग कंजूस होते हैं ना, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। भैया बता ही दिया, आंसर बता दिया। वैसे आप लोगों को पता होगा उत्तर क्या होगा सही, लेकिन फिर भी शब्द जब मुंह से निकलता है ना, बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आप लोग अच्छा करते, आप लोग सही कर देते, लेकिन आप लोग को हिंट की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं थी। अत्यंत कमज़ोर होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। छल कपट करना, अत्यंत कंजूस होना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए कि मतलब आपकी त्वचा चली जाए, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें चली जाए, लेकिन पैसा रहना चाहिए हमारे पास। यानी बहुत सारे लोगों का ऐसा मन होता है, ऐसा नहीं है कि ये सही बात नहीं है एकदम सच बात है। अत्यंत कंजूस होना, महाकंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जवाब नहीं सूझना के लिए उपर्युक्त है। बगले झांकना, पौ 12 होना, नानी मरना, फूले ना समाना। जवाब नहीं सूझना के लिए उपर्युक्त क्या है? क्या बगले झांकना सही है? बगले झांकना क्या होता है? इधर उधर देखने लगना। जब आपको कोई जवाब नहीं सूझता, मान लीजिए घर वाले पूछ रहे हैं कि हाँ भैया क्या आपने 100 रुपये चुराए हैं, और आपको जवाब नहीं सूझ रहा, आपने 100 रुपये चुराए, 100 रुपये आपकी पैंट में पड़े भी हुए हैं, क्या स्थिति है? बगले झांकने वाली स्थिति है ना। पौ 12 होना, बहुत फ़ायदा होना। अगर मान लें, हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, इस समय पर मिर्ची बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और आपने ना अपनी खेतहारी में, या सीधे से तो खेत होते हैं ना, छोटे छोटे खेत वाले टुकड़े, तो वहाँ पर आपने खूब सारी मिर्ची लगा कर रखी।
तो आपका क्या है, आपके पौ 12 हो गए, मतलब बहुत फायदा हुआ। खासकर व्यापार वाले क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, बहुत फायदा होना, पौ 12 होना। नानी मरना कुछ बहुत होता नहीं है कि सीधे सीधे आपको कोई ऐसा काम कह दिया जा रहा है कि आपसे वो काम हो ना पाए, एकदम काम के लिए मना ही, नानी मरने वाली हालत। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। बगले झांकना, जवाब नहीं सूझना, प्रयोग किया जाता है। और बगले झांकना मुहावरा है, ठीक है, क्योंकि वाक्यांश है। खरी पातरी कान की, अर्थ बताएं। कान का आभूषण, खरी पातरी कान की, कान का सुंदर होना, कान का कच्चा होना, बहरा होना। बहरा होना मतलब जो सुन ना सके व्यक्ति, उसके लिए हम बहरे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो खरी पातरी कान की कहा जाता है ना किसी किसी व्यक्ति को कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति क्या है, खरी पातरी कान की है। मतलब क्या निकलेगा, कान का आभूषण है, कान का सुंदर होना है, कान का कच्चा होना है या बहरा होना है। खरी पातरी कान की, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। अरे कोई व्यक्ति है, सुनता है और भरोसा कर लेता है उस पर, हम क्या कहते हैं, हम प्रयोग करते हैं कान का कच्चा होना। और ये जो कान का कच्चा होना है ना, ये भी आपका मुहावरा ही है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति क्या है, जो सुनता है उस पर भरोसा कर लेता है, ये नहीं देखता कि सच है या नहीं, उसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस सुना, सामने वाले व्यक्ति पर भरोसा कर लिया सीधे सीधे कि हाँ तुमने कहा तो हमारे पुत्र ने चोरी की ही होगी। पीछे चोरी वाला उदाहरण हो सकता है, आपके रिश्तेदार या फिर पड़ोसी कोई शिकायत कर दें आपके घर वालों से, आपने वो काम किया ना हो, लेकिन फिर भी आप पीटे जाएं, मतलब क्या है कि आपके घर वाले कान के कच्चे हैं। खरी पातरी कान की। आगे कुआं पीछे खाई, लोकोक्ति का अर्थ बताएं क्या होगा। अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट सही है, आगे बड़ा और पीछे छोटा संकट। आगे कुआं पीछे खाई किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, आगे कुआं पीछे खाई किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, सोचे। अच्छा एक आपको मिल जाता है ना, एक और आपको लोकोक्ति मिलती है कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। एक बड़ी मुसीबत से निकलकर या एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे कुआं पीछे खाई, ये थोड़ा अलग है। दोनों ओर क्या होना, संकट का होना, संकट से एकदम आपका घिर जाना, क्या कहलाता है, आगे कुआं पीछे खाई। और आसमान से गिरे खजूर पर अटके, आसमान से गिर चुके हैं, एक समस्या से निकल चुके हैं, खजूर पर अटके हैं माने दूसरी समस्या में फंसे हैं, तो दोनों थोड़े करीबी करीबी हैं, ध्यान दीजिएगा। कान पकड़ना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। अच्छा मान ले कभी कभी होता नहीं, जैसे होली का त्यौहार आ गया है, पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, अब होली के त्यौहार में आप लोग क्या करते हैं, हो सकता है घर पर मिठाई बनती हो, समोसे बनते हो, तो खूब ज़्यादा खाते हैं, खूब मिठाई खा ली, खूब समोसे खा लिए। अब क्या हुआ, हालत ख़राब हो गई, हालत पतली हो गई, हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ गई, तो आप प्रण लेते हैं कि दोबारा इतनी मिठाई नहीं खाएंगे, दोबारा इतना ज़्यादा तला हुआ नहीं खाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप कान पकड़ रहे हैं कि दोबारा ये काम नहीं करना। तो कान पकड़ना क्या, बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकारना, डराना। एक होता नहीं कि आपके अध्यापक गण आपको सिखाते हैं कि हाँ कान पकड़ो मुर्गा बनो, तो वो तो क्षमा मांगने के लिए या गलती बनाने के लिए। लेकिन जो सीधे सीधे कान पकड़ रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे, मैं कान पकड़ता हूँ पकड़ती हूँ कि ये काम नहीं करूँगी, ये बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना, या सीधे सीधे बुरा भी नहीं, कोई काम ना करने की प्रतिज्ञा लेना, कान पकड़ना कहलाता। इनमें से कौन से क्रमांक में आपको बताना है, देखना है और बताना है, इनमें से कौन से क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है। कौन सा क्रमांक है जहाँ पर संधि का जो विच्छेद है ना, या फिर सही नहीं है। क्या मातृधन उपदेश, मातृपदेश बनाया गया नहीं। क्या अनुधन ऐषण, अन्वेषण बनाया गया नहीं। नारीधन इच्छा, नारीच्छा बनाया गया नहीं। पितृधन अनुमति, पितृनुमति बनाया गया नहीं। देखना है और बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा चलिए एक छोटी सी चीज़ बताते हैं आपको। सबसे पहले तो एक आपको शब्द मिल जाता है ऐषण, ये ठीक कर लें। ऐषण मिलता है, ऐषण का अर्थ क्या निकलता है, इच्छा, ठीक है, इच्छा, अभिलाषा। अभिलाषा ज़्यादा ही सटीक शब्द है, तो अभिलाषा लिख लीजिए। पर्यायवाची शब्दों में खूब पूछा जाता है ये ऐषण शब्द या ऐषणा शब्द। अनुधन ऐषण, क्या अन्वेषण बनाएगा या नहीं बनाएगा। कहाँ पर सही संधि विच्छेद नहीं हुआ, अरे भाई अनुधन ऐषण कहा, अन्वेषण यण संधि। इसी हिसाब से नारीधन इच्छा, नारीच्छा कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्या बचा आपका, पितृधन अनुमति, कौन सी मात्रा है, री वाली मात्रा मिल रही है किससे, अपने को छोड़कर किसी दूसरे से ना, तो क्या हो जाएगा, पितृनुमति हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मातृधन उपदेश, अरे भाई मातृ उपदेश थोड़ी, मातृधन उपदेश, ये क्या बनाता है, मातृोपदेश बना देता है, मातृोपदेश, इसे ठीक कर लें, मातृोपदेश कर लेंगे, ठीक है, मातृधन उपदेश, मातृोपदेश लिख कर भेजिए। अगले प्रश्न पर चले, कौन से क्रमांक में यण संधि का नियम लागू है। तो पूछा गया इनमें से कहाँ पर यण संधि वाला नियम लागू है। समस्या आ रही है, नहीं नहीं ठीक है। इनमें से देखें और बताएं कौन से समास में यण संधि का नियम है। चलें
शुभेच्छा में यण संधि है क्या? मातृच्छा में यण संधि है। आपको दिख रहा है स्वच्छाकाश, क्या यहाँ पर यण संधि है? स्वेच्छा में यण संधि है क्या? कहाँ पर यण संधि होगी? तो पहले स्वेच्छा देख लीजिए, अपनी इच्छा, स्वधन इच्छा, क्या स्वेच्छा कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा, मातृ हो जाएगा। शुभ धन इच्छा, बच क्या गया भाई, एक वाला ही नियम बचा है, स्वच्छाकाश, क्या स्वच्छाकाश सही होगा? कहाँ पर यण संधि वाला नियम लग रहा है, दिमाग लगाएं। अरे मातृधन इच्छा, समझ रहे हैं ना, मातृधन इच्छा, यण संधि कहाँ पर है? मातृच्छा में है। बीच में आपको क्या मिल रहा है? यण संधि में क्या मिलता है आपको? य व र मिल सकता है, तो यहाँ पर मातृ र वर्ण की प्राप्ति हुई आपको, तो मातृच्छा, यहाँ पर यण संधि है। अच्छा, स्वच्छाकाश पहले देख लीजिए, बहुत आसान था इसीलिए छोड़ दिया था इसको। स्वच्छ धन आकाश, क्या बनाएगा? स्वच्छाकाश बनाएगा। संधि कौन सी होगी? तो दीर्घ स्वर संधि। शुभधन इच्छा देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुण संधि मिलेगी, स्वधन इच्छा देखेंगे तो यहाँ पर भी गुण संधि है, दोनों ही ऑप्शन में गुण संधि है। पहले और अंतिम में कौन से क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं दिया हुआ है? इनमें से देखना और बताना कहाँ पर संधि का विच्छेद है जो कि गलत है। क्या वाग धन ईश वागीश बनाएगा? क्या सत धन मार्ग सन्मार्ग बनाएगा? क्या अनुधन छेद अनुच्छेद बनाएगा? अभिधन सेक अभिषेक बनाएगा? कल वाली क्लास में ही आपको छोड़ा गया था अभिषेक वाले प्रश्न पर कि अभिधन सेक अभिषेक बनाएगा या नहीं। हमें लगता है आप लोगों ने उत्तर सही दिया होगा, अभिधन सेक अभिषेक बनाएगा, ये तो बिल्कुल उचित है। अनुधन छेद अनुच्छेद बनाता है, मेल सही है। सत धन मार्ग, पहला वर्ग का पहला व्यंजन किससे मिला? वर्ग के पांचवें व्यंजन से। अगर पहला मिल रहा है किससे? पांचवें से, तो पहला अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा? पांचवें में। तो त थ द ध न, स वर्ग का पांचवा क्या है? न है। सत धन मार्ग सन्मार्ग हो जाएगा। क्या वाग धन ईश वागीश होता है या वाक धन ईश वागीश होता है? भाई वर्ग का पहला व्यंजन किससे मिले? वर्ग का पहला व्यंजन किसी स्वर से मिले, तीसरे व्यंजन से मिले, चौथे व्यंजन से मिले, या फिर य र ल व ह से मिले, इनमें से किसी से भी मिलेगा ना, तो वर्ग का पहला व्यंजन बदल जाएगा वर्ग का पहला व्यंजन बदल जाएगा वर्ग के तीसरे व्यंजन में। आसान सा नियम है। तो भाई आपका ये सही है, मतलब ए वाला मेल ही गलत था। 17वां प्रश्न देखें, इनमें से कौन से क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? देखना है और बताना कि कौन से क्रमांक में ये दो अधिष्ठाता दिया हुआ है, इसका सही संधि विच्छेद है। बीच में ध्यान दीजिएगा कि क्या लगा है। मूर्धा वाला श, दंत्य वाला स, तालु वाला श, र, ओ वाली मात्रा, ये 5 चीजें आपको कहाँ मिल सकती हैं? विसर्ग संधि में। मूर्धा के लिए बताया था, मूर्धा वाली मात्रा आपको कब मिलती है? फिर वही मूर्धा वाले वर्ण से मिलने पर। क्या अधिधन ठाता सही है, अधिधन थाता सही है, अधिधन स्थाता सही है, या अधिधन थाता? अधिष्ठाता का सही संधि क्या हो जाएगा? कमेंट करें, क्या अधिधन थाता सही है या नहीं सही है? अरे अधिधन स्थाता क्या बनाएगा? अधिष्ठाता बनाएगा, बिल्कुल सही है, अधिधन स्थाता। चलें, बिल्कुल ठीक। अरे माफ कीजिएगा भाई, हम आपको विसर्ग संधि वाला नियम बता रहे थे, तो विसर्ग बताते बताते ये तो छूट ही गया कि यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं, यहाँ पर भाई व्यंजन संधि है, ये भी ठीक कर लें, यही व्यंजन संधि है। मूर्धा वाला शायद देखते ना, दिमाग जाता है पहले, हाँ विसर्ग संधि आपको समझा दी जाए, बाकी चीज़ें तो हम करते रहेंगे। नहीं, यहाँ पर विसर्ग का वाला कोई नियम ही नहीं है। अधिधन स्थाता क्या बनाएगा? अधिष्ठाता बनाएगा। अच्छा, नियम कैसे लागू होगा? कभी आपका स्वर मिले किसी व्यंजन से, व्यंजन मिले किसी स्वर से, व्यंजन मिले किसी व्यंजन से, तीनों ही स्थितियों में व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर क्या हुआ है? स्वर मिल रहा है, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर मिल रहा है किससे? स से, और ये आपने ध्यान दिया होगा किसमें? पीछे अभिषेक में। अभिधन सेक क्या बनाता है? अभिषेक बनाता है। दोनों में ही वही नियम है कि आ को छोड़कर कोई आपका दूसरा स्वर मिल रहा है स से, दंत्य वाले स से, तो मूर्धा वाले श में बदल जाएगा। ये नियम आपका अभिधन सेक में भी और अधिष्ठाता में भी चलता है। व्यायाम कौन सी संधि है? यण, गुण, वृद्धि, अयादि, व्यायाम में कौन सी संधि होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखें और बताएं। 7 सेकंड का समय होगा आपके। व्यायाम शब्द देखेंगे और बताएंगे व्यायाम में कौन सी संधि। क्या व्यायाम में यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है? अब यण में आपको क्या मिलता है? य व र, बीच में या तो मिल रहा है, लेकिन किस हिसाब से? पहले यहाँ वाला या देख लीजिए। अगर हम माने आयाम आपका मूल शब्द है, तो क्या विधन आयाम व्यायाम बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा भाई। फिर वही, कभी छोटी ई या फिर बड़ी ई मिल जाए किससे? अपने को छोड़कर किसी दूसरे स्वर से, तो आपकी छोटी या बड़ी या में बदल जाती है और बाकी के वर्ण हम वैसे के वैसे लिख देते हैं।
यण संधि वाला नियम। कौन सी संधि है व्यायाम में? तो विधन आयाम यण संधि होगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, गुण में आपको क्या क्या मिलता है, चाहे तो लिख भी लें, ठीक है। गुण में आपको मिलेगी ओ वाली मात्रा, अय वाली मात्रा, अर, ये मिलेगा आपको गुण में। वृद्धि में आपको मिलेगी अ वाली मात्रा, अय वाली मात्रा। अयादि में आपको मिलेगा आव, अव, आय, अय, अयादि। चले, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से देखें और बताएं कहाँ पर अयादि संधि होगी। पीछे अयादि की आपको ट्रिक बताई थी कि अयादि के अगर ये 4 नियम याद रख लेना तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ अयादि में आपको ये परिणाम मिलते हैं। क्या अन्वेषक अयादि है? गायन, विश्वामित्र, यद्यपि। यद्यपि से शुरुआत करते हैं। यदि धन अपि, यण संधि का उदाहरण। आ जाइए विश्वामित्र पर। विश्वधन अमित्र, क्या बनाएगा? विश्वामित्र बनाएगा। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। अब बचा क्या? अन्वेषण, अन्वेषक। क्या अनुधन एशक? सही है, अनुधनेशक। यहाँ पर भी भाई यण संधि। अरे बचा क्या? गायन कह दे, नायक कह दे, नायिका कह दे, कौन सी संधि हो जाती है? यहीं पर है आपकी अयादि संधि। और यह कब मिलता है? ई वाली मात्रा, अर्थात ई वाली से ट्रिक लगाकर हम क्या चलते हैं, ई वाली मात्रा से ही अय बनता है ना। तो गायन किससे बनेगा? गय धन अन से बनेगा या नहीं? गौधन अन नहीं, गय धन अन। अगर गौधन अन होता तो गावन हो जाता, वह शुद्ध हो जाएगा। वागदान कौन सी संधि है? इनमें से देखें और बताएं वागदान में कौन सी संधि होगी। चलें, शब्द आपका क्लियर है, आपको देखना और बताना है वागदान में कौन सी संधि है। क्या वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन है या फिर विसर्ग है? वागदान कौन सी संधि होनी चाहिए? बीच में ग लगा है, आसान है। वर्ग का पहला व्यंजन वर्ग के तीसरे व्यंजन में, क का ग बनना, क का ग बनना, त का त थ द बनना, बहुत आसान है। पहले लिख लें, वागदान बना किससे होगा? वागधन दान से ही क्या बना है? वागदान बना है। बहुत आसान भाई, व्यंजन संधि वाला नियम। व्यंजन संधि वाला नियम रखते रहे, काम चल जाएगा। व्यंजन संधि में ही वर्ग का पहला व्यंजन मिल जाए, किससे? किसी स्वर से, तीसरे चौथे व्यंजन से, और अलावा ह से। वर्ग का पहला व्यंजन अपने वर्ग के ही तीसरे में बदल जाता है। तो वाग धन दान, द मिला ना, त था द, त वर्ग का तीसरा व्यंजन था, तो अपने वर्ग का तीसरा क्या होगा? फिर वही ग दान। हलंत हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? फिर वही वागदान। ये है आपका शब्द व्यंजन संधि। यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? इसके लिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये लगा हुआ है विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या हो? क ख हो। पहले तो कचट तब लिख लेंगे। च छ हो, ट ठ हो, त थ, प फ, इतनी चीजें, ठीक है। विसर्ग के बाद अगर आपका कभी मिलता है क ख, ट ठ, प फ, क्या ओष्ठ से कभी शा बनता है? नहीं बनता। ट ठ, ट से मूर्धा है ना, तो मूर्धा से तो शा बनता है। कौन सा वाला शा बनता है? यहाँ से आपका बनता है मूर्धा वाला शा। मूर्धा वाला शा ही आप प्रयोग करेंगे क ख के बाद, ट ठ के बाद और प फ के बाद। त थ तालु वाले हैं, माफ कीजिएगा, त थ दंते वाले हैं, दंते वाला सा। च छ आपके तालु वाले हैं, तो कौन सा वाला शा? तालु वाला शा। समझ में आया? विसर्ग हटेगा, तालु वाले व्यंजन है, तालु वाला शा आ जाएगा। पाफा वाले व्यंजन है तो मूर्धा वाला शा आ जाएगा। ताथा व्यंजन है, दंते वाला सा आ जाएगा। इसी हिसाब से काम चला लीजिए। ऐसी ट्रिक है, याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। तो चा छा हो, चा छा हो, कौन सा वाला शा लगेगा? तालु वाला शा लगेगा ना। आसान सा नियम है, बहुत आसान नियम है, बस 3-4 बार इसे लिख कर रख ले, क्लियर हो जाएगा। चलें, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिल रहा है किससे? चलें, छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्वरों का मेल कौन से शब्दों से हुआ है देखना है और आपको बताना है। छोटा ऊ बड़ा ऊ कौन से शब्दों से मेल करेगा भाई? अच्छा, पूरा नियम लिख दिया जाए क्या? तभी आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ मेल करे अपने ही दूसरे रूप से, इसे हम सजातीय वाला मेल कहते हैं, ठीक है। विजातीय तो मुंह से खूब सुन रहे होंगे आप, विजातीय रोज रटते रहते हैं, लेकिन सजातीय पर भी ध्यान दीजिएगा। सजातीय यानी अपना वाला ही मेल। छोटा ऊ या बड़ा ऊ किससे मिले? छोटे ऊ से या बड़े ऊ से ही, तो क्या हो जाता है? बड़ा वाला ऊ बन जाएगा। इसी हिसाब से अ वाला नियम भी लगेगा। छोटा आ या बड़ा मेल करे छोटे आ से या फिर बड़े आ से, दोनों मिलाकर बड़ा वाला अ बनाएंगे। ई के लिए भी वही नियम है, छोटी ई या फिर बड़ी ई
क्या करें, छोटी ई या फिर बड़ी ई से मिले, दोनों मिलाकर बड़ी वाली ई बनाएंगे, काम चल जाएगा। तो गंगोर्मी, क्या यहाँ पर छोटे वाले ऊ और बड़े वाले ऊ का मेल है? गंगोर्मी गंगा धन उर्मी से बना हुआ है ना, ये तो अलग ही मेल हो गया। लघुर्मी, लघु धन उर्मी, क्या है, क्या ये वाला मेल सही है? क्या लघु धन उर्मी वाला मेल सही है या फिर अशुद्ध है? सही लग रहा है ना, रुकें इस हिसाब से लिख लेते हैं ताकि आसान रहेगा। उम्मीद करते हैं ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हटा दिया। लघु धन उर्मी, छोटा ऊ मेल किससे कर रहा है? बड़े ऊ से। भानु धन उदय देखेंगे तो यहाँ पर छोटा ऊ तो है, लेकिन छोटे ऊ का मेल भी हुआ छोटे ऊ से ही, तो मेल में हमसे कहा था छोटे ऊ का मेल हो जाए बड़े ऊ से, भी वाला मेल सही है। गुरु उपदेश देखेंगे तो गुरु धन उपदेश, फिर मेल गलत हो गया, बी वाला मेल सही है, बाकी सब अलग है। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? इनमें से देखें और बताएं शरणागत में कौन सा समास होगा। क्या बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययी भाव समास? शरणागत, समास विग्रह करेंगे क्या मिलेगा? शरण को आगत, चाहे तो लिख भी लीजिए, शरण को आगत। हम कहते हैं ना शरण को आया हुआ, क्या कहलाता है? शरणागत कहलाता है। भगवान की शरण में जो लोग जाते हैं हम कहते हैं ना शरणागत है, शरण को आगत है। तो ये को वाली विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास। कारक वाली विभक्तियां प्रयोग ही कहाँ की जाती हैं भाई? तत्पुरुष के साथ, तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष में भी कौन सा? कर्म तत्पुरुष। बहुव्रीहि समास का उदाहरण में से कौन सा है? यथाशक्ति, चंद्रशेखर, राजकुमार, नीलकमल। बहुव्रीहि समास पूछा है, जहां पर दोनों पद क्या है? दोनों पद हो जाए गौण, ठीक है, दोनों पद गौण हो जाए तथा तीसरे पद की प्रधानता बन जाए, तीसरे पद की प्रधानता, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? वहां पर होगा बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति पहला पद क्या है? उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास हुआ। चंद्र है शिखर पर जिसके, क्या यहाँ पर दोनों पद गौण होकर कोई तीसरा पद बन सकता है? कि जिसके सर पर चांद है, क्या उसे हम बच्चा कहते हैं? उसे हम कहेंगे अर्जुन, उसे हम कहेंगे दीपक, क्या कहेंगे? चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन? शिव या फिर शंकर, शिव हो जाएंगे या फिर शंकर हो जाएंगे। तो चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव या शंकर। राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। नीलकमल, नीला है जो कमल, यहाँ हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। बचा क्या? बी वाला ऑप्शन, बी में ही होगा बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते द्वंद्व समास है ना। पान तमाकू, पान और तमाकू, जहां पर आपका योजक चिन्ह हटे और बीच में और अथवा या लगाने की संभावनाएं रहे। राम विराग, यहाँ पर राग विराग ज्यादा उचित है, राग विराग, यहाँ पर भी क्या है? द्वंद्व समास है। लेकिन क्या घर घर में द्वंद्व समास होगा? जहां पर पहले तो पहला पद क्या हो जाए? अव्यय हो जाए, या फिर पहला पद क्या है? उपसर्ग है, या फिर जहां पर दोनों पद क्या हो? जहां पर पहले पद की ही पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे घर घर, दिन रात, माफ कीजिएगा, दिनों दिन, रातों रात। जहां पर एक ही पद की हो जाए पुनरावृत्ति, कौन सा समास होगा भाई? यहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास, यहीं पर ही लिख लीजिए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये, ना कि द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास नहीं है, घर घर में अव्ययी भाव समास। दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? यहाँ पर फिर वही, दोनों पदों की प्रधानता नहीं है, दोनों पद हैं तो, लेकिन दोनों पद गौण हो जाते हैं, किसी तीसरे की प्रधानता बढ़ जाती है। दश आनन है जिसके, दश आनन अर्थात क्या? सर हैं जिसके, इतना तो हुआ, लेकिन अर्थात कौन? अर्थात रावण। अब द्विगु समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय, कोई नहीं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे दशानन में कौन सा समास है? द्विगु है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय, कोई नहीं। परिभाषा से भी समझ सकते हैं, जहां पर दोनों ही पद गौण हो जा रहे हैं और किसी तीसरे की प्रधानता बढ़ रही है, वहां पर कौन सा समास होना चाहिए? अरे भाई बहुव्रीहि होगा, बहुत आसान है। दोनों पद गौण हुए, तीसरे की प्रधानता बढ़ी, दश और आनन दोनों गौण हो गए, रावण की प्रधानता बढ़ी, बहुव्रीहि समास। कष्टापन्न सामासिक पद में कौन सा समास है? हम कहते हैं ना कष्ट से आपन्न, कष्ट से पीड़ित, कष्ट से आपन्न, कौन सा समास हो जाएगा? आप बताइए। और यहाँ पर आपको संधि भी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, कष्टापन्न में आपको संधि भी मिल रही है, सिर्फ समास वाला नियम नहीं है, संधि वाला भी है। देखिए और बताएं, क्या तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है या फिर कर्मधारय है? कष्टापन्न में कौन सा समास होना चाहिए? देखकर बताएं। अरे बीच में से लगा है भाई, तत्पुरुष में ही क्या मिलती है? कारक वाली विभक्तियां, यहीं से याद कर लें। का के की मिल जाए, आपको मिल जाए तक, से मिले, में मिले, कौन सी विभक्ति? कारक वाली विभक्ति।
आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ सकते हैं। बाकी चाहे तो इस प्रश्न का अगर आपको सही उत्तर लगाना हो तो दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, ये सही है। लेकिन ये वाला प्रश्न आप लोगों के हिसाब से बहुत अजीब प्रश्न हो जाए, तो इस प्रश्न को नहीं करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है? क्या वाचस्पति में तत्पुरुष समास है? क्या घनश्याम में तत्पुरुष है? त्रिभुवन में तत्पुरुष है? चंद्रशेखर में तत्पुरुष समास है? इनमें से कहाँ पर तत्पुरुष समास होगा? वाचस्पति, घनश्याम, त्रिभुवन, चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके, तीन भवनों का समाहार, घन रूपी श्याम है जो। वाचस्पति, वाचस्पति का क्या होगा? वाचस्पति देखें, चलिए देखें और बताएं वाचस्पति का समास विग्रह। सबसे पहले आपसे पूछा है कि इनमें से तत्पुरुष समास कौन सा होगा, तो घन रूपी श्याम क्या हो जाएगा? त्रिभुवन देखें, सबसे पहले द्विगु कर दीजिए। वैसे हमें लगता है 7 सेकंड का समय देना चाहिए था, नहीं 7 सेकंड का समय लें और बताएं, बताएं कमेंट करके कौन सा सही होगा। ठीक है, घन रूपी श्याम है जो, बहुव्रीहि कर लीजिए। आप लोग बताते जाएंगे, उत्तर लगता जाएगा, बहुव्रीहि समास हुआ। अब बचा चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके, पीछे भी मिला था आप लोगों को, बहुव्रीहि ही होगा, बहुव्रीहि करेंगे। वाचस्पति, वाचस्पति बचाना, क्या वाचस्पति में तत्पुरुष समास है जो? वाक का पति क्या कहलाएगा? वाचस्पति कहलाएगा। अब बीच में फिर वही लगा, का के की संबंध तत्पुरुष समास, सिर्फ समास नहीं, संबंध तत्पुरुष आपको मिलेगा समास। हाँ सीधे कर लें। भूखंड शब्द में कौन सा समास है? भूखंड। अब समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? दिमाग लगाइए। कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास है या फिर तत्पुरुष समास है? भूखंड। अगर समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भूमि का खंड। बीच में क्या लगा? का के की वाली विभक्ति लगी ना, तो का के की वाली विभक्ति कहाँ निकलती है? संबंध में। कारक वाला चिन्ह है ना, संबंध तत्पुरुष समास मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा कहाँ पर? भूखंड में। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास कौन सा होगा? ईश्वर भक्ति का विग्रह भी बताना है और समास भी बताना है। ईश्वर और भक्ति करके द्वंद्व समास, ईश्वर की भक्ति करता है जो, बहुव्रीहि समास, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास, ईश्वर रूपी भक्ति। अरे ईश्वर रूपी भक्ति थोड़ी कर सकते हैं, ईश्वर भक्ति कर रहे हैं ना, तो ईश्वर की भक्ति करेंगे ना। ईश्वर की भक्ति करता है जो, वो तो भक्त होगा। ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति भक्त है, वो आपका ईश्वर भक्ति नहीं, ईश्वर भक्त हो जाएगा। तो ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास एकदम उचित है। राजसभा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है? राजसभा शब्द में कौन सा समास होगा? राजसभा देखें और बताएं। राजसभा में, राजसभा, अब तत्पुरुष सही होगा, कर्मधारय सही है, द्वंद्व सही है या फिर बहुव्रीहि समास सही? राजसभा के लिए फिर विभक्ति करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? राजा की सभा। राजा की सभा क्या कहलाती है? राजसभा। फिर काके की कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष होगा ना। अरे बहुत आसान है, संबंध तत्पुरुष समास, सिर्फ समास भी नहीं, संबंध तत्पुरुष। इतना आप लोग सही से पढ़ सकते हैं अगर कारक वाली विभक्तियां रट लें। 2 मिनट का काम है, कोई भी कारक वाला पेज खोल लीजिए और कारक वाली विभक्तियां एक लाइन से दिमाग में याद करिए, काम चल जाएगा। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रत्याशा, आशा लिख लें। आशा मूल शब्द, या को छोड़ दीजिए, आपको कहा था या से पहले वाला वर्ण अधूरा हो, या को छोड़ें, प्र लिखें, त लिखें, छोटी की मात्रा लगा दें। फिर वही नियम, छोटी या बड़ी मिल रहा हो किससे? किसी भी विजातीय स्वर से, तो आपकी छोटी या बड़ी या में बदल जाती है और बाकी के वर्ण वैसे के वैसे लिख दिए जाते हैं। प्रह, प्रति, प्रत, प्रति। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इनमें से देखना और बताना प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है देखना और बताना है। प्रह, प्रति, प्रत, प्रति, कौन सा उपसर्ग? अरे प्रतिधन आशा क्या बनाएगा? प्रत्याशा बनाएगा, एकदम सही है। त पर छोटी की मात्रा। इनमें से कौन से शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखना और बताना इनमें से कहां पर वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आसान। फिर क्या करें? उपसर्ग खोजना हो, प्रत्यय खोजना हो, पहले आप लोग देखेंगे मूल शब्द कहाँ पर कौन सा जुड़ा है। मूल शब्द खोजिए, बाकी खुद ब खुद मिल जाएंगे। क्या ज्ञान मूल शब्द है? बिल्कुल है। ख्यात मूल शब्द है। शुद्ध भी मूल शब्द है, लेकिन विहग पूरा का पूरा शब्द है भाई, विहग कोई अधूरा शब्द नहीं है। तो विहग को अलग करेंगे, कोई शब्द नहीं बनेगा। विहग में वी उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी शब्द में वी उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। चलें अगला प्रश्न देखें। 35वां प्रश्न देखेंगे और बताएंगे संभव
संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक बन जाएगा। अब यहाँ पर संभव लिख ले पहले। अब आप क्या करेंगे, संभव के आगे लगाना शुरू करें निर्ग। क्या निर्ग संभव असंभव होगा? नहीं होगा। कुसंभव, असंभव, सुसंभव, जो बहुत अच्छी तरह से संभव हो, होता नहीं शादी ब्याह वाला कार्य सुसंभव होता है, बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। अरे अ उपसर्ग लगाइए, असंभव। संभव का सीधे सीधे उल्टा करने के लिए आप अ उपसर्ग लगा देते हैं, और अ उपसर्ग से ना बहुत सारे आपके विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द बनाए जाते हैं, विपरीतार्थक शब्द बनाए जाते हैं, तो यहाँ से याद हो जाएगा। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? श्रेष्ठ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, प्र है या प्रे है? आपको बताया था पीछे ही कि एक शब्द होता है ऐषण या फिर ऐषणा, जिसे हम कहते हैं अभिलाषा, क्योंकि ना इससे जुड़ी संधि और उपसर्ग वाले प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और समास में भी खूब पूछा जाता है। तो क्या होगा, प्रेषण में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्या प्र उपसर्ग है ना, प्रधन ऐषण क्या बनाएगा? अरे प्रधन ऐषण ही प्रेषण बनाएगा, बहुत आसान है, सोचें तो, दिमाग लगाएंगे काम चल जाएगा ऐसे ही। प्रधन ऐषण प्रेषण कर दीजिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द इनमें से कौन सा है? इनमें से कहाँ पर उपसर्ग नहीं है? प्रहार उपसर्ग है या नहीं? कुमार्ग उपसर्ग है या नहीं? अत्यधिक उपसर्ग है या नहीं? सुरेश में उपसर्ग है या नहीं? कहाँ पर उपसर्ग नहीं है? प्रहार में हार मूल शब्द है क्या? कुमार्ग में मार्ग मूल शब्द है। अत्यधिक में अति धन अधिक, अति मूल शब्द बना, अति उपसर्ग बना और अधिक मूल शब्द बना। ठीक है, सुरेश क्या हो जाएगा? अरे सुर धन ईश, यहाँ पर दोनों ही शब्द पूर्ण है भाई, ई वाले में कोई भी उपसर्ग नहीं लगाओ, क्योंकि उपसर्ग आपका शब्दांश होता है। ठीक है, तो ये वाला मेल आपका अशुद्ध है, बाकियों में शुद्ध मेल है। ठीक है, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ। उपसर्ग के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ संधि होनी चाहिए भाई, जो शुरुआती वाला शब्द है अगर उपसर्ग है तो शब्दांश होगा, शब्द नहीं होगा शब्दांश होगा। कौन से शब्द में कुउपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? यहाँ से देख लें, क्या शल मूल शब्द बनेगा? चाल मूल शब्द है, कर्म मूल शब्द है, रूप मूल शब्द है। कुरूप बुरा रूप, कुकर्म बुरा कर्म, कुचाल बुरी चाल। कु का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? बुरा के लिए। लेकिन कुशल बिल्कुल नहीं भाई, कुशल का प्रयोग हम अच्छे के लिए करते हैं ना, कि आप सकुशल हैं या नहीं हैं, आप कुशल से रह रहे हैं ना। हम लोग अपने भाई बहनों से पूछते हैं कि भैया आप कुशल से हैं ना, तो कुशल मतलब अच्छे से। यहाँ पर शल कोई मूल शब्द नहीं बनेगा, तो कुशल में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बिन बोया शब्द देखें और बताएं बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? क्या बी उपसर्ग है, चीन उपसर्ग है, विन उपसर्ग है या बिन उपसर्ग है? बोया हो जाएगा आपका मूल शब्द, बिन बन जाएगा उपसर्ग, आसान सा। अच्छा, ऐसे वाले मेल बड़े आसान होते हैं, लेकिन जहाँ पर संधि वाला दिमाग लगाना पड़े ना, वहां पर थोड़ी माथापच्ची होती है। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम। अतिवृष्टि मतलब क्या? जब खूब ज्यादा वर्षा हो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो जाना अतिवृष्टि कहलाएगा। अतिवृष्टि का सही से उल्टा क्या बंजर होगा? बंजर मतलब एकदम भूमि क्या हो गई? बंजर हो गई है, कृषि योग्य नहीं है। अनावृष्टि, शुष्क, बहुवृष्टि। अतिवृष्टि बहुत ज्यादा वृष्टि हो जाना, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना, और सीधे सीधे बहुत ज्यादा वर्षा होने का उल्टा क्या होगा? अनावृष्टि। जब एकदम सूखे वाली स्थिति आ जाती है उसे हम अनावृष्टि कहते हैं, अतिवृष्टि का विपरीतार्थक। मौखिक का सही विलोम क्या होगा? इनमें से देखें और बताएं मौखिक का सही विलोम क्या है। क्या लिखित सही है, मुद्रित सही है, पठित सही होगा या अपठित सही है? मौखिक का सही विलोम, मौखिक जब हम बोलकर कह रहे हैं ना, मौखिक का सीधे सीधे उल्टा क्या हो सकता है? आपकी परीक्षाएं भी होती है ना, ओरल परीक्षा हो रही है, लिखित परीक्षा हो रही है, आपको बोलकर परीक्षा देनी है या फिर लिखकर परीक्षा देनी है, तो मौखिक का विपरीतार्थक क्या होगा? लिखित होगा, आसान सा। चलें अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर। चंद्रमा की सुधोपम किरणें क्या होती हैं? माफ कीजिएगा, चंद्रमा की सुधोपन शीतल किरणें विरहणी के लिए खाली स्थान दिया है, खाली स्थान बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? दाहक बन जाती हैं, पावक बनती है, शायक बनती हैं या फिर भक्षक बन जाती हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देखना है और बताना है। डी तक के ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, देखें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलें, दाहक, पावक, सहायक या फिर भक्षक क्या होना चाहिए? चंद्रमा की सुधोपम शीतल किरणें विरहणी के लिए क्या बनेंगी, क्या कराएंगी? होता नहीं कि अगर आपका प्रेमी आपसे दूर हो, अगर आपका सीधे सीधे कहें तो प्रेम आपसे दूर हो, तो आपको सारी चीज़ें क्या लगेंगी? बहुत ज़्यादा जलाने वाली लगती। पावक जो बहुत अच्छा करे, शीतल करती। सहायक नहीं, भक्षक खाने वाला नहीं, दाहक लगेगा भाई, एकदम दहन करती, जला दे। तो चंद्रमा की शीतल किरणें आपको क्या लगेंगी? विरहणी के लिए दाहक बन जाती हैं। इस प्रश्न पर छोड़ेंगे, पुराने वाले प्रश्न पर छोड़ना ना थोड़ा अनुचित सा लग रहा था।
इनमें से कौन से क्रम में यथार्थ का विलोम सही नहीं दिया हुआ? देखें और बताएं कहाँ पर यथार्थ का विलोम सही नहीं है। इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सारी की सारी क्लासेस आप लोग की हो चुकी हैं। एलडीसी की वापस 9 तारीख को व्यवस्थित रूप से क्लास होगी। तो आप लोग को फिर से बताया जाता है 10 से लेकर 11 बजे तक हिंदी की क्लास का समय है। कोई भी समस्या हो क्लास के नीचे कमेंट कर दीजिए। किसी पुरानी क्लास के नीचे कमेंट करेंगे तो भी काम चल सकता है। चले, बाकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त। वापस मिलेंगे लाइव क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।